यानी AIBE का एक प्रश्न पत्र है। अब ये सिर्फ एक परीक्षा का पर्चा नहीं है, इसे आप एक तरह से एक युवा वकील की यात्रा का पहला दरवाजा समझ सकते हैं। इसी को पार करके कोई भारत में वकालत की दुनिया में कदम रख सकता है। तो चलिए आज इस दरवाजे के पार झांकते हैं। बिल्कुल। और हमारा मकसद यहाँ हर सवाल का सही जवाब ढूंढना नहीं है। नहीं, वो तो नहीं। हमारा मकसद है इस पूरे प्रश्न पत्र को डिकोड करना, ये समझना कि बार काउंसिल एक नए वकील से क्या उम्मीद कर रही है। मतलब ये कानून के समंदर में उतरने से पहले एक नक्शे जैसा है। तो चलिए इस नक्शे को पढ़ना शुरू करते हैं। सबसे पहली चीज जो किसी भी नक्शे में देखी जाती है वो है उसका लेआउट। एनालिसिस टेबल से साफ है कि पेपर को कई हिस्सों में बांटा गया है। सिविल लॉ, क्रिमिनल लॉ, ये वजन किस ओर ज्यादा झुका हुआ है? ये झुकाव ही तो इसकी सारी कहानी कहता है। देखिए, जो नए आपराधिक कानून है, भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता और भारतीय साक्ष्य अधिनियम, इन तीनों से मिलाकर ही 26 सवाल हैं। 26 मतलब कुल 100 में से? हाँ, और वहीं संविधान और सिविल प्रक्रिया संहिता से 20 सवाल हैं। तो आप देखिए, करीब करीब आधे सवाल इन्हीं गिने चुने विषयों से हैं। तो ये एक साफ संकेत है। बिल्कुल साफ संकेत है कि वकालत की प्रैक्टिस की रीढ़ की हड्डी यही कानून है। इन्हें जाने बिना आप कोर्टरूम में खड़े नहीं हो सकते। लेकिन यहाँ एक बात ने मेरा ध्यान खींचा। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, टैक्स और IT लॉ जैसे विषयों से सवाल तो हैं, पर बहुत कम। तो क्या ये सिर्फ दिखाने के लिए हैं? दिखाने के लिए तो बिल्कुल नहीं। मैं कहूंगी ये भविष्य का संकेत है। कम सवालों का मतलब है कि बार काउंसिल ये नहीं चाहती कि आप इन विषयों के एक्सपर्ट बने, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि ये मौजूद हैं। हाँ, वो ये जरूर चाहती हैं कि आपको इनकी मौजूदगी का पता हो। ये रोड मैप कहता है, बुनियाद को मजबूत करो लेकिन नजरें भविष्य पर रखो। तो चलिए इस रोड मैप पर चलते हुए सबसे पहले बुनियाद की ही बात करते हैं। और भारतीय कानून की बुनियाद तो हमारा संविधान ही है। इसमें एक सवाल था, प्रश्न संख्या 2, कि क्या कोई नागरिक अपने मौलिक अधिकारों को छोड़ सकता है, उन्हें त्याग सकता है? ये सुनने में बहुत सीधा सवाल लगता है। हाँ, मुझे भी लगा। पर इसका जवाब भारतीय संवैधानिक कानून के बिल्कुल दिल में बसा है। बशेश्वर नाथ बनाम आयकर आयुक्त का एक बहुत ही ऐतिहासिक मामला था। अच्छा। जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने साफ किया था कि मौलिक अधिकार कोई निजी तोहफा नहीं है जिसे आप जब चाहें ठुकरा दें। ये पब्लिक पॉलिसी पर आधारित है। ये एक ढाल की तरह है जो राज्य ने हर नागरिक को अपनी ही ताकत से बचाने के लिए दी है। मतलब आप उस ढाल को नीचे नहीं रख सकते? आप उसे नीचे नहीं रख सकती, क्योंकि अगर ऐसा करने की इजाजत दे दी गई तो उस ढाल का पूरा मकसद ही खत्म हो जाएगा। ये तो बहुत गहरी बात है। अच्छा, संविधान से ही जुड़ा एक और सवाल था जिसमें एक काल्पनिक फेयर हाउसिंग एक्ट का जिक्र था और एक शब्द इस्तेमाल हुआ, पृथक्करणीयता का सिद्धांत, डॉक्ट्रिन ऑफ सेवरेबिलिटी। ईमानदारी से कहूं तो ये शब्द मुझे थोड़ा उलझा हुआ लगा। हाँ, ये थोड़ा भारी लगता है, पर इसे आप लीगल सर्जरी की तरह समझिए। लीगल सर्जरी? जी, मान लीजिए संसद ने एक पूरा कानून बनाया और उसमें 100 धाराएं हैं। बाद में अदालत को लगता है कि उसकी सिर्फ एक धारा, मान लीजिए धारा 10, असंवैधानिक है। तो अब अदालत क्या करेगी? पूरे कानून को रद्द कर देगी? नहीं, यही तो ये सिद्धांत है। यह अदालत को एक सर्जन की तरह शक्ति देता है। वो सिर्फ उस एक बीमार धारा को काटकर निकाल देती है और बाकी 99 धाराओं वाले कानून को बचा लेती है। अच्छा, ताकि पूरा कानून न खत्म हो। बिल्कुल, शर्त से को हटा देना। हाँ, ये बात बिल्कुल साफ हो गई। तो ये तो हुई बुनियाद की बात। अब उस हिस्से पर आते हैं जिस पर इस पेपर में सबसे ज्यादा जोर है, नए आपराधिक कानून। हाँ, BNS और BNSS। हाँ, और जैसा कि ये सवाल दिखाते हैं, बार काउंसिल चाहती है कि नए वकील पहले दिन से ही इनमें माहिर हो। बिल्कुल, और ये सिर्फ नाम का बदलाव नहीं है, जैसा कि इस पेपर के सवाल साफ करते हैं। जैसे प्रश्न 18 में स्नैचिंग यानी छीना झपटी को एक अलग अपराध के तौर पर शामिल किया गया है, लेकिन उससे भी ज्यादा जरूरी है प्रक्रियात्मक बदलाव। जैसे कि 0 FIR वाला सवाल। ये सुनने में तो बहुत अच्छा लगता है कि पीड़ित कहीं भी जाकर FIR दर्ज करा सकता है, पर भारत जैसे देश में जहां पुलिस स्टेशनों की सीमाएं इतनी जटिल हैं, क्या इससे कंफ्यूजन नहीं बढ़ेगा? ये एक बहुत ही वाजिब सवाल है और शुरुआत में ऐसी चुनौतियां आ भी सकती हैं, लेकिन इसके पीछे की सोच को समझना जरूरी है। ये कानून ये बोझ को पीड़ित से हटाकर सिस्टम पर डाल रहा है। अच्छा, ये कह रहा है आपकी तकलीफ को इसी वक्त, इसी जगह पर सुना जाएगा,
कागजी कार्रवाई और जुरिस्डिक्शन की लड़ाई हम बाद में आपस में कर लेंगे। खासकर महिलाओं से जुड़े मामलों में ये एक क्रांतिकारी कदम है। और एक और बदलाव जो किसी क्राइम शो जैसा लगता है, अनिवार्य फोरेंसिक जांच। सवाल कहता है कि 7 साल से ज्यादा की सजा वाले अपराधों में फोरेंसिक टीम का घटनास्थल पर जाना अनिवार्य है। क्या ये वाकई जमीनी हकीकत बन रहा है? ये कानून का सबसे महत्वाकांक्षी बदलाव है। सोचे, अब तक हमारी न्याय प्रणाली ज्यादातर गवाहों के बयानों पर निर्भर करती थी, जो पलट भी सकते हैं। हाँ, जो पलट भी सकते हैं या दबाव में आ सकते हैं। ये बदलाव हमें गवाह आधारित न्याय से सबूत आधारित न्याय की ओर ले जा रहा है। ये कह रहा है कि हर गंभीर मामले में एक वैज्ञानिक सबूत होगा, एक फिंगरप्रिंट, डीएनए का सैंपल, कुछ भी। ये तो गेम चेंजर है। बिल्कुल, ये खेल को पूरी तरह से बदल देगा। हाँ, इसे लागू करने के लिए हमें देश भर में हजारों प्रशिक्षित फोरेंसिक विशेषज्ञ चाहिए होंगे, जो एक बड़ी चुनौती है, लेकिन दिशा बिल्कुल सही है। इसी से जुड़े 2 और सवाल थे, भगोड़े अपराधियों पर उनकी गैर मौजूदगी में मुकदमा चलाना और गवाहों के लिए संरक्षण योजना। ये दोनों मुझे एक ही सिक्के के 2 पहलू लगते हैं। और आप बिल्कुल सही हैं। ये दोनों प्रावधान न्याय प्रक्रिया की रीढ़ को मजबूत करने के लिए हैं। एक तरफ कानून कहता है कि आप देश छोड़कर न्याय से भाग नहीं सकते, मुकदमा आपके बिना भी चलेगा। और दूसरी तरफ वो उन लोगों से कहता है जो न्याय के लिए आगे आते हैं, यानी गवाह, कि आप डरो मत, हम आपकी सुरक्षा के लिए एक कवच तैयार कर रहे हैं। ये दोनों मिलकर सिस्टम में उस देरी और डर को खत्म करने की कोशिश करते हैं। तो कुल मिलाकर ये सिर्फ सिद्धांतक सवाल नहीं है, ये नए वकीलों के लिए एक तरह की चेतावनी है कि अब आपको आपराधिक न्याय की एक पूरी नई दुनिया के लिए तैयार रहना होगा। अच्छा, इन बड़े बड़े सिस्टमिक बदलाव से हटकर कुछ सवाल ऐसे भी थे जो सीधे हमारी रोजमर्रा की जिंदगी से जुड़े हुए लगते हैं। जैसे प्रश्न 80, जिसमें एक बैंकर ग्राहक के खाते में पैसे होने के बावजूद उसका चेक पास करने से मना कर देता है, हालांकि ग्राहक को कोई पैसों का नुकसान नहीं होता। हाँ, ये इंजूरिया साइन डैमनम का एक टेक्स्ट बुक उदाहरण है। रुकिए, ये लैटिन शब्द फिर से आ गया, इंजूरिया साइन डैमनम। इसका मतलब हुआ बिना नुकसान के चोट। ये तो अपने आप में ही एक पहेली लगती है। बिल्कुल, और यही इसकी खूबसूरती है। ये सिद्धांत कहता है कि आपके कानूनी अधिकार का उल्लंघन होना ही अपने आप में एक चोट है, भले ही आपकी जेब से एक पैसा भी ना गया हो। अच्छा, उस ग्राहक का अपने खाते से पैसे निकालने का कानूनी अधिकार था। बैंक ने उस अधिकार का उल्लंघन किया। कानून यहाँ पैसे के नुकसान की भरपाई नहीं कर रहा, वो आपके अधिकार के सम्मान को बहाल कर रहा है। ये तो एक बहुत शक्तिशाली विचार है। बहुत ज्यादा। और फिर एक और सवाल था जो आजकल बहुत आम हो गया है, चेक बाउंस का मामला। हाँ, प्रश्न 93। और ये सवाल बहुत चालाकी से तैयार किया गया है। ये नहीं पूछता कि चेक बाउंस होना अपराध है या नहीं, ये तो सबको पता है। हाँ, ये प्रक्रिया पर सवाल करता है। सही पकड़ा आपने। इसकी जो विकल्प दिए गए हैं वो सब समय सीमा के बारे में है, कि आपको चेक बाउंस होने के कितने दिन के अंदर नोटिस भेजना है और कितने दिन के अंदर कोर्ट में केस तैयार करना है। ये एक युवा वकील के लिए सबसे बड़ा सबक है। मतलब कानून जानना एक बात है, मामला लड़ा था और समय सीमा की एक छोटी सी गिनती की गलती के कारण पूरा मामला लगभग हाथ से निकल गया था। ये सवाल मुझे उसी दिन की याद दिलाता है। आखिर में पारिवारिक कानून से भी एक सवाल था, हिंदू विवाह अधिनियम के तहत क्रूरता के आधार पर तलाक। हाँ, इसमें एक पत्नी मानसिक और भावनात्मक संकट के आधार पर तलाक मांगती है। ये सवाल दिखाता है कि कानून समाज के साथ कैसे विकसित होता है। आज से 50 साल पहले शायद कोई अदालत मानसिक क्रूरता को तलाक का आधार मानने में हिचकिचाती। क्रूरता का मतलब सिर्फ शारीरिक हिंसा समझा जाता था। बिल्कुल, लेकिन समय के साथ अदालतों ने और समाज ने ये समझा है कि मानसिक और भावनात्मक चोटें शारीरिक चोटों से कहीं ज्यादा गहरी और तकलीफदेह हो सकती हैं। ये प्रश्न ये परख रहा है कि क्या एक नया वकील कानून की इस विकसित होती समझ को जानता है? क्या वो समझता है कि कानून कोई पत्थर की लकीर नहीं है, बल्कि एक जीवित दस्तावेज है? हाँ, एक जीवित दस्तावेज है जो हमारी सामाजिक सच्चाइयों के साथ बदलता है। तो इस पूरी चर्चा को अगर समेटे तो ये परीक्षा पत्र सिर्फ एक परीक्षा नहीं है, बल्कि ये उस कानूनी दुनिया का एक सिमुलेशन है जिसमें एक नए वकील को कदम रखना है। सही कहा। ये एक ही समय में उनसे पूछ रहा है, क्या तुम्हारी नींव यानी संविधान मजबूत है? क्या तुम आपराधिक न्याय प्रणाली में आए इस बड़े तूफान के लिए तैयार हो? और क्या तुम आम आदमी की रोजमर्रा की कानूनी लड़ाइयों को लड़ने के लिए जरूरी बारीकियों को समझते हो? आपने बिल्कुल सही निचोड़ निकाला।
संक्षेप में कहें तो यह मग दिमाग चाहिए। बिल्कुल एक ऐसा दिमाग जो कानून को सिर्फ पढ़ न सके बल्कि उसे समझ और इस्तेमाल कर सके। इस पूरे चर्चा के बाद एक विचार है जो मैं सोचने के लिए छोड़ना चाहता हूँ। ये प्रश्न पत्र हमें बताता है कि आज एक वकील के लिए क्या जानना जरूरी है, लेकिन इन सवालों के पैटर्न को देखते हुए खासकर नए आपराधिक कानूनों पर जोर और आईटी एक्ट जैसे विषयों की मौजूदगी, ये स्रोत इस बात का क्या संकेत देते हैं कि अगले 10 वर्षों में कानून का कौन सा क्षेत्र और भी ज्यादा महत्वपूर्ण हो सकता है? ये सोचने वाली बात है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का कानून, डेटा प्राइवेसी या शायद कुछ और, इसके बारे में सोचना जरूरी है।